इसराइल और ईरान के बीच का ये झगड़ा किसी एक तय बैटलफील्ड पर नहीं लड़ा जाता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा कॉन्फ्रंटेशन है जिसे अक्सर एक शैडो वॉर कहा जाता है। ये ऐसी लड़ाई नहीं है जहां आर्मी दिन के उजाले में बॉर्डर्स पार करके मार्च करती है, बल्कि ये एक स्ट्रगल है जो प्रॉक्सीज, साइबर अटैक्स, असैसिनेशंस और पूरे मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग के जरिए लड़ी जाती है। सीरिया की वॉर टॉर्न सड़कों से लेकर लेबनान के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स तक और रेड सी के पानी से लेकर एस्पियोनाज की सीक्रेटिव दुनिया तक, इस राइवलरी के निशान हर जगह हैं। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो लगातार सुलगता रहता है और बीच बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो पूरे रीजन को एक भयानक बड़े स्केल की वॉर में खींचने की धमकी देते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हेडलाइंस से आगे देखना होगा और उन गहरी हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल करंट्स को समझना होगा जो इसे फ्यूल करती है। इसे एक ग्रैंड चेस बोर्ड की तरह समझें, जहां पीसेस सिर्फ सोल्जर्स नहीं है बल्कि मिलिशियस पॉलिटिकल ग्रुप्स और यहां तक कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज भी हैं। ईरान ने अपनी तरफ से एलाइड ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाया है जिसे अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसमें लेबनान में हेजबोला, यमन में हाउथी रेबल्स और इराक और सीरिया में कई मिलिशियस शामिल हैं। ये ग्रुप्स ईरान के इन्फ्लुएंस के एक्सटेंशंस के रूप में काम करते हैं, जिससे तेहरान को डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर में शामिल हुए बिना इजराइल पर प्रेशर डालने का मौका मिलता है। जवाब में इजराइल ने अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी डेवलप की है, जिसमें ईरान के एसेट्स और पर्सनल पर सीरिया में टारगेटेड स्ट्राइक्स करना, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सोफिस्टिकेटेड साइबर ऑपरेशंस शुरू करना और उन अरब नेशंस के साथ नए अलायंसेस बनाना शामिल है जो ईरानी एक्सपेंशनिज्म के बारे में उसकी चिंताओं को शेयर करते हैं। इस स्ट्रगल की कम्प्लेक्सिटी इसकी इनडायरेक्ट नेचर में है। जब लेबनान से उत्तरी इजराइल में एक रॉकेट दागा जाता है, तो क्या ये लेबनान का वॉर एक्ट है या ईरान का? जब तेहरान में एक अहम ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन होता है, तो असली जिम्मेदार कौन है? ये जानबूझकर रखी गई एम्बिग्युइटी दोनों पक्षों को एग्रेसिव एक्शंस में शामिल होने देती है, जबकि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी की एक डिग्री बनाए रखती है, जिससे कोई भी सिंगल इंसिडेंट ऑटोमेटिकली एक ऑल आउट वॉर को ट्रिगर करने से रुक जाता है। ये शैडो वॉर कैट एंड माउस का एक खतरनाक खेल है, जहां हर एक्शन की केयरफुल कैलकुलेशन की जाती है और हर रिस्पॉन्स में कैटास्ट्रोफिक एस्केलेशन का रिस्क होता है। दोनों देशों के नागरिक और वास्तव में पूरा रीजन इस अनडिक्लेयर्ड अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट की कांस्टेंट शैडो में रहते हैं। स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं, न केवल दो मुख्य एडवर्सरीज के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए भी। ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स और मिडिल ईस्ट के कई फ्रेजाइल स्टेट्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। यह एक जियोपॉलिटिकल वॉर्टेक्स है जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जैसी वर्ल्ड पावर्स को खींच लेता है। हर एक के अपने इंटरेस्ट्स और अलायंसेस हैं। इसलिए इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की कहानी सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है। यह मॉडर्न वॉरफेयर के बदलते चेहरे, आइडियोलॉजी की शक्ति और दुनिया के सबसे वॉलेटिल रीजन्स में शक्ति के प्रिकेरियस बैलेंस के बारे में एक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो लगातार सामने आ रही है, हर नया डेवलपमेंट कम्प्लेक्सिटी और डेंजर की एक और परत जोड़ रहा है। आज शायद कल्पना करना मुश्किल हो, लेकिन एक समय था जब इजराइल और ईरान दुश्मन नहीं थे। असल में 1979 से पहले वे शांत स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में ईरान एक प्रो वेस्टर्न मोनार्की था और उसने गमाल अब्देल नासिर के तहत मिस्र जैसे ताकतवर अरब नेशनलिस्ट स्टेट्स के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इजराइल के साथ अलाइनमेंट में एक कॉमन इंटरेस्ट देखा। ईरान उन पहले मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में से एक था जिसने इजराइल राज्य को मान्यता दी थी। यह शेयर्ड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पर बना एक प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप था। इजराइल ने ईरान को मिलिट्री और एग्रीकल्चरल एक्सपर्टीज दी, जबकि ईरान ने इजराइल को एक क्रूशल रिसोर्स तेल सप्लाई किया। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कथित तौर पर कोलैबोरेट करती थीं और उनके नेता एक दूसरे को रीजन में सोवियत प्रभाव के खिलाफ एक बुलवॉट के रूप में देखते थे। सहयोग का यह दौर 1979 में ईरानी क्रांति के साथ अचानक और नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। शाह को उखाड़ फेंका गया और मोनार्की को अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक रिपब्लिक से बदल दिया गया। यह सिर्फ सरकार का बदलाव नहीं था, यह एक फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल अर्थक्वेक था जिसने मिडिल ईस्ट के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को फिर से आकार दिया। अयातुल्ला खोमैनी की रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी स्टॉन्चली एंटी वेस्टर्न और बाय एक्सटेंशन एंटी इजराइल थी। तेहरान में नए शासन ने यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रेट सेटन और इजराइल को लिटिल सेटन का नाम दिया। इसे एक इलेजिटिमेट एंटिटी और मुस्लिम दुनिया के दिल में एक इंपीरियलिस्ट आउटपोस्ट के रूप में देखा।
अतीत के दोस्ताना संबंध रातों रात टूट गए। परिवर्तन इमीडिएट और एब्सोल्यूट था। तेहरान में इजरायली दूतावास बंद कर दिया गया और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया गया, एक सिंबॉलिक जेस्चर जिसने फिलिस्तीनी कारण के प्रति ईरान की नई और अटूट प्रतिबद्धता का संकेत दिया। इस बिंदु से आगे इजरायल का विरोध इस्लामिक रिपब्लिक की फॉरेन पॉलिसी का एक सेंट्रल पिलर और उसकी आइडेंटिटी का एक कोर पार्ट बन गया। यह अब स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन का मामला नहीं था, बल्कि रिलीजियस और रेवोल्यूशनरी ड्यूटी का सवाल था। नए ईरानी नेतृत्व ने कॉन्फ्लिक्ट को राजनीतिक शब्दों में नहीं, बल्कि यरूशलेम को लिबरेट करने और फिलिस्तीन के ऑप्रेस्ड मुस्लिम्स को एक जायोनिस्ट एंटिटी से बचाने के लिए एक सेक्रेड स्ट्रगल के रूप में फ्रेम करना शुरू कर दिया। इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट ने दशकों की हॉस्टिलिटी के लिए आधार तैयार किया। सहयोगी से कट्टर दुश्मन तक का यह नाटकीय उलटफेर आज मौजूद दुश्मनी की गहराई को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कॉन्फ्लिक्ट एक प्राचीन टाइमलेस नफरत में नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट में निहित है, जिसने दोनों देशों के बीच के संबंध को मौलिक रूप से बदल दिया। उनके पिछले सहयोग की स्मृति 1979 की रेवोल्यूशनरी फर्वर और उसके बाद के दशकों के प्रॉक्सी वॉरफेयर से पूरी तरह से ओवरशैडो हो गई है। ईरान के लिए इजरायल का विरोध मुस्लिम दुनिया में अपना नेतृत्व असर्टिंग करने और अपने रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को एक्सपोर्ट करने का एक तरीका है। इजरायल के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का प्रतिनिधित्व करता है, एक शक्तिशाली रेजिम जो उसके विनाश के लिए वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है। 1979 की घटनाओं ने उस लंबी और कड़वी स्ट्रगल के लिए बैटल लाइंस खींची जो आज भी जारी है। इसके दिल में इजरायल और ईरान के बीच का संघर्ष गहरी मान्यताओं और मिडिल ईस्ट के लिए कंपीटिंग विजन्स का टकराव है। ये एक मल्टीफेस्टेड विवाद है जहां धार्मिक विचारधारा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और फंडामेंटल सिक्योरिटी कंसर्न्स कसकर बुने हुए हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नेतृत्व के लिए संघर्ष को वैचारिक और धार्मिक शब्दों में ढाला गया है। वे इजरायल राज्य की वैधता को नहीं पहचानते, जिसे वे अक्सर जायोनी शासन कहते हैं। उनके विचार में इजरायल पश्चिमी शक्तियों द्वारा बनाई गई एक आर्टिफिशियल स्टेट है जो उस भूमि पर है जो मुसलमानों की है। यह परिप्रेक्ष्य 1979 के क्रांतिकारी सिद्धांतों में निहित है, जो ऑप्रेस्ड या मुस्तदफिन के कारण को चैंपियन करते हैं, ऑप्रेसर्स या मुस्तकबिरिन के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के साथ पूर्व का प्रमुख उदाहरण और इजरायल उत्तरार्ध का। यह वैचारिक विरोध ईरान के लिए एक शक्तिशाली हथियार है, फिलिस्तीनी कारण को चैंपियन करके और खुद को इजरायल के प्राथमिक विरोधी के रूप में स्थापित करके तेहरान मुस्लिम दुनिया में समर्थन जीतने और अमेरिकी और इजरायली प्रभाव का विरोध करने वाले एक क्षेत्रीय ब्लॉक के नेता के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता है। यह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस केवल एक मिलिट्री अलायंस नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है। यह ईरान को सुन्नी शिया डिवाइड को पार करने और एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ मुस्लिम सॉलिडेरिटी की एक व्यापक भावना से अपील करने की अनुमति देता है। अयतुल्ला खोमैनी द्वारा स्थापित वार्षिक कुडिस डे या जेरूसलम डे रैलियां इस प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जहां ईरान और उसके अलाइड टेरिटोरीज में प्रदर्शनकारी यरूशलेम की मुक्ति और इजरायल के पतन का आह्वान करते हैं। यह संघर्ष को एक साधारण जियोपॉलिटिकल राइवलरी से कहीं अधिक बनाता है। यह दिलों और दिमागों की लड़ाई है। इजरायल के दृष्टिकोण से संघर्ष मुख्य रूप से सुरक्षा और अस्तित्व के बारे में है। इजरायली नेता ईरान की बयानबाजी को केवल राजनीतिक दिखावा नहीं, बल्कि एक वास्तविक और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। जब ईरानी नेता इजरायल को नक्शे से मिटाने का आह्वान करते हैं, तो इसे अत्यधिक गंभीरता से लिया जाता है, खासकर होलोकॉस्ट द्वारा आकार दिए गए इतिहास वाले देश में। इजरायल ईरान के कार्यों को इस धमकी का सीधा फॉलो थ्रू मानता है। इसमें इजरायल की उत्तरी सीमा पर हेजबोला और गाजा में हमास जैसे समूहों को ईरान का फंडिंग और आर्मिंग, सीरिया में उसका मिलिट्री एंट्रेंचमेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की परस्यूट शामिल है। इजरायल के लिए परमाणु हथियारों से लैस ईरान एक अस्वीकार्य परिदृश्य है, जो शक्ति के संतुलन को मौलिक रूप से बदल देगा और उसके बहुत अस्तित्व को खतरे में डाल देगा। ये सुरक्षा चिंताएं इजरायल की आक्रामक मिलिट्री पोस्चर को चलाती हैं। सीरिया में लगातार इजरायली एयर स्ट्राइक्स आक्रामकता के रैंडम एक्ट्स नहीं है, बल्कि एक निर्धारित अभियान का हिस्सा है, जिसे वॉर्स के बीच की वॉर के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य ईरान को अपनी सीमाओं के पास एक स्थायी मिलिट्री फुटहोल्ड स्थापित करने से रोकना और हेजबोला को एडवांस्ड वेपनरी के हस्तांतरण को रोकना है। यह एक प्रोएक्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी है, जिसे ईरानी क्षमताओं को डिग्रेड करने
और उसके क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ पीछे धकेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए ईरान जिसे एक धर्मी वैचारिक संघर्ष मानता है, इजराइल उसे अपने विनाश के उद्देश्य से घेराबंदी और आतंक का एक अथक अभियान मानता है। पर्सपेक्टिव्स का यह फंडामेंटल क्लैश, आइडियोलॉजिकल क्रूसेड बनाम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ही इस संघर्ष को इतना इंट्रैक्टेबल और खतरनाक बनाता है। इजराइल ईरान संघर्ष का सबसे खतरनाक पहलू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इर्द गिर्द घूमता है। यह एक मुद्दा तनाव का मुख्य बिंदु बन गया है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता से एक संभावित वैश्विक संकट तक दांव बढ़ गए हैं। 2 दशकों से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंता से देख रहा है, क्योंकि ईरान ने अपनी परमाणु क्षमताओं का विकास किया है। ईरान ने लगातार यह बनाए रखा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जैसे बिजली पैदा करना और मेडिकल रिसर्च के लिए। यह न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के अपने अधिकारों को इंगित करता है। हालांकि इसकी गोपनीयता, इसकी पिछली अनडिक्लेयर्ड एक्टिविटीज और इसकी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का विकास विशेष रूप से इजरायल और पश्चिमी देशों से गहरी संदेह को बढ़ावा देता है। इजरायल एक परमाणु सशस्त्र ईरान की संभावना को अंतिम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखता है, एक रेड लाइन जिसे किसी भी परिस्थिति में पार नहीं किया जाना चाहिए। इजरायली नेताओं का मानना है कि यदि वर्तमान ईरानी शासन, जो इजरायल के विनाश के लिए वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है, परमाणु हथियार प्राप्त कर लेता है, तो वह इजरायल और उसके सहयोगियों को मजबूर करने के लिए उनका उपयोग करने या उनकी धमकी का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। यह विश्वास हर कीमत पर रोकथाम की नीति को चलाता है। इजरायल ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को विफल करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें डिप्लोमैटिक प्रेशर, क्रिपलिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस, स्टक्सनेट वायरस जैसे सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स शामिल हैं, जिसने ईरानी सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाया, और प्रमुख ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट का टारगेटेड असैसिनेशन। ये कार्यक्रम को विलंबित और बाधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, समय खरीद रहे हैं, जबकि मिलिट्री एक्शन सहित सभी विकल्पों को मेज पर रखा गया है। इस मुद्दे को हल करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का समापन 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA में हुआ, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। यह लैंडमार्क एग्रीमेंट ईरान और कई विश्व शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए। हालांकि इजरायल इस डील का एक मुखर आलोचक था, यह तर्क देते हुए कि यह फ्लॉड था, क्योंकि इसने कार्यक्रम को स्थायी रूप से नष्ट नहीं किया, बल्कि ब्रेकआउट टाइम को केवल स्थगित कर दिया। वह समय जब ईरान एक बम के लिए पर्याप्त फिसल मटेरियल का उत्पादन कर लेगा। 2018 में इस डील से यूनाइटेड स्टेट्स के हटने और उसके बाद प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से ईरान ने धीरे धीरे अपनी प्रतिबद्धताओं को छोड़ दिया और अपनी परमाणु गतिविधियों को तेज कर दिया। यूरेनियम को वेपन्स ग्रेड के करीब के स्तर तक समृद्ध किया। इसने एक अत्यधिक अस्थिर स्थिति पैदा की है। JCPOA प्रभावी रूप से डिफंक्ट होने के साथ ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता के करीब पहले से कहीं ज्यादा है, अगर वह ऐसा करना चुनता है। इसने तथाकथित शैडो वॉर को तेज कर दिया है, जिसमें दोनों पक्ष अधिक ओवर्ट और एग्रेसिव एक्शंस में शामिल हैं। इजरायल के लिए घड़ी चल रही है और गैर सैन्य समाधान की खिड़की बंद होती दिख रही है। ईरान के लिए परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव का स्रोत और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक है। परमाणु मुद्दे पर गतिरोध ब्रिंकमैनशिप का एक उच्च दांव वाला खेल है, जहां एक भी गलत गणना इजरायल द्वारा एक प्रीएम्प्टिव मिलिट्री स्ट्राइक का कारण बन सकती है। एक ऐसी कार्रवाई जो निस्संदेह दूरगामी वैश्विक परिणामों के साथ एक कैटास्ट्रोफिक रीजनल वॉर को प्रज्वलित करेगी। साल 2024 ने इजरायल ईरान संघर्ष की लंबी और कड़वी गाथा में एक नया और डरावना अध्याय चिह्नित किया। दशकों तक दोनों देशों ने सीधे बड़े पैमाने पर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से सावधानी से परहेज किया था, प्रॉक्सीज के माध्यम से और शैडोज में अपनी लड़ाई लड़ना पसंद करते थे। यह अनकहा नियम 2024 के स्प्रिंग में टूट गया, जिससे मिडल ईस्ट एक फुल स्केल रीजनल वॉर के कगार पर आ गया। इसका कारण 1 अप्रैल को एक संदिग्ध इजरायली एयर स्ट्राइक था, जिसने दमिश्क, सीरिया में ईरानी कॉन्सुलर बिल्डिंग को नष्ट कर दिया। यह सिर्फ एक और ईरानी एसेट पर हमला नहीं था, यह उस पर हमला था जिसे संप्रभु ईरानी क्षेत्र माना जाता है, और इसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई उच्च रैंकिंग कमांडर्स को मार डाला, जिसमें एक टॉप जनरल भी शामिल था। ईरान के लिए
यह एक ब्रेजन एस्केलेशन था जिसके लिए एक सीधा और फोर्सफुल रिस्पॉन्स की आवश्यकता थी। उसकी नीति को लंबे समय से चिह्नित करने वाला स्ट्रेटेजिक पेशेंस अब टिकाऊ नहीं था। एक ऐसे कदम में जिसने दुनिया को चौंका दिया, ईरान ने 13 अप्रैल की रात को इजरायली क्षेत्र पर अपना पहला सीधा मिलिट्री अटैक शुरू किया। ईरान की धरती से 300 से अधिक ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक विशाल बैराज इजरायल की ओर दागा गया। यह एक अत्यधिक सिंबॉलिक और अनप्रेसिडेंटेड एक्ट था। घंटों तक दुनिया देखती रही क्योंकि इजरायल में एयर रेड सायरन्स बज रहे थे और इसके उन्नत मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसमें आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम्स शामिल थे, एलाइज जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यहां तक कि जॉर्डन भी शामिल थे, के गठबंधन के साथ मिलकर इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए काम कर रहे थे। यह हमला नुकसान के मामले में एक मिलिट्री फेलियर था। लगभग सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिए गए थे, जिससे एक एयरबेस को केवल मामूली नुकसान हुआ। हालांकि इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ईरान ने दिखाया कि उसके पास इजरायल पर सीधे अपने क्षेत्र से हमला करने की क्षमता है और इच्छा शक्ति है, जिससे इजरायली इनवल्नरेबिलिटी का भ्रम टूट गया। अपनी तरफ से इजरायल ने अपने सहयोगियों की मदद से अपने एयर डिफेंस नेटवर्क की रिमार्केबल इफेक्टिवनेस का प्रदर्शन किया। सफल डिफेंस को एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री के रूप में सराहा गया, लेकिन इसने इजरायली सरकार पर ईरान के खिलाफ रिटेलिएशन करने और डिटरेंस को फिर से स्थापित करने के लिए भी भारी दबाव डाला। अगले कुछ दिनों में दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं, एक बड़े इजरायली काउंटर स्ट्राइक के डर से, जो एस्केलेशन के एक अनस्टॉपेबल साइकिल को ट्रिगर कर सकता था। यूनाइटेड स्टेट्स और अन्य सहयोगियों की ओर से संयम बरतने के लिए तीव्र डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद इजरायल ने एक सीमित और सावधानी पूर्वक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स का विकल्प चुना। एक शांत रात भर के ऑपरेशन में इजरायल ने कथित तौर पर ईरान के इस्फहान शहर में एक प्रमुख एयरबेस और न्यूक्लियर साइट के पास एक टारगेटेड स्ट्राइक किया। यह स्ट्राइक इतनी शक्तिशाली होने के लिए डिजाइन की गई थी कि एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि इजरायल ईरान के डिफेंसेस को भेद सकता है और संवेदनशील साइट्स पर अपनी मर्जी से हमला कर सकता है, लेकिन इतनी सीमित थी कि बड़े पैमाने पर हताहतों या नुकसान से बचा जा सके, जो एक और ईरानी रिटेलिएशन को मजबूर करेगा। इस डी-एस्केलेटरी रिस्पॉन्स ने रीजन को कगार से वापस खींच लिया, लेकिन 2024 की घटनाओं ने एंगेजमेंट के नियमों को स्थायी रूप से बदल दिया है, जिससे बढ़े हुए तनाव और इस चिलिंग रियलिटी की विरासत छोड़ दी गई है कि डायरेक्ट वॉर अब एक टेंजिबल पॉसिबिलिटी है।